हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक और स्टोरी के साथ, जिसका नाम है द मैन ईटर ऑफ होगराली और ये केनेथ एंडरसन की स्टोरी है। दोस्तों, ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये काफ़ी बड़ी स्टोरी है, जिसे मैं 3 या 4 पार्ट में पूरा करूंगा। और दोस्तों, स्टोरी का मज़ा भी तभी आता है जब उसमें होने वाली घटनाओं का वर्णन विस्तार से किया गया हो। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि ये स्टोरी मेरी आपको पसंद आएगी। मेरी शिकारी ज़िंदगी के दौरान सामने आने वाली खौफनाक घटनाओं का संबंध ज़्यादातर रियासत मैसूर के आसपास के जंगलों से है। ये जंगल इतने भयानक और अंधेरे हैं कि अगर इनके बारे में लिखूं तो सैकड़ों कागज़ के पन्ने काले किए जा सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अफ्रीका में घूम चुके हैं उन्हें चाहिए कि वो एक बार मैसूर के जंगलों में भी घूम आएँ, तो उन्हें पता चल जाएगा कि जंगल सही मायनों में किसे कहते हैं और जंगली दरिंदे किस तरह के होते हैं। मैसूर के डिस्ट्रिक्ट खादर में बैरूर के रेलवे स्टेशन के पास ही उस रेलवे लाइन के साथ साथ जो शमोगा की तरफ जाती है, इसके पश्चिम की तरफ एक पहाड़ी है। ये उगर खान के नाम से मशहूर है। उगर खान से पहाड़ियों की एक लंबी रेंज शुरू हो जाती है, जिसे दूर से देखने पर चांद जैसा आकार नजर आता है। पहाड़ियों की इसी बनावट की वजह से उसे बाबा बादान कहते हैं, जिसका मतलब चांद की पहाड़ियां हैं। और इनके चारों तरफ फैले जंगल, नदी नाले, दलदली मैदान जितने खूबसूरत हैं, उससे कहीं ज़्यादा जानलेवा और मुश्किलों से भरे हुए हैं। यहाँ चांदनी मैदान के बीच अंगूठी में जड़े हुए किसी खूबसूरत पत्थर की तरह चमकती हुई दिखाई देती है। ये घाटी बहुत ख़तरनाक जंगली भैंसों और सांभर का ठिकाना होने के साथ साथ जगह जगह दलदली ज़मीन से भरी पड़ी है, जिनमें हर तरह के सांप बिच्छू के अलावा काफ़ी खतरनाक लाखों की संख्या में जोकें पैदा होती हैं। अगर इन दलदलों में कोई आदमी फंस जाए तो उसका जिंदा बचना मुश्किल है, क्योंकि हज़ारों जोकें तेज़ी के साथ शरीर से चिपक कर खून पी जाती हैं। बस हड्डियों का पिंजर ही बाकी बचता है और उसे भी थोड़ी ही देर में दलदल निकल जाता है। जागरवादी के उस जंगल में एक साल के अंदर अंदर 100 इंच से ज़्यादा बारिश हो जाती है और यही वजह है कि ये जंगल काफ़ी घना और डरावना, खतरनाक और अंधेरों से भरा हुआ है। दोपहर के वक्त जागरवादी के नीले आकाश पर सूरज चमकता है और पहाड़ियों की चोटियां जगमगाती हैं, मगर जंगल के अंदर अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है और मेंढकों और झींगरों की आवाज़ें और जहरीले सांपों की फुनकारों से वातावरण गूंजता रहता है। ये शोर किसी वक्त नहीं रुकता और लगातार बढ़ता ही जाता है और सूरज डूबने के साथ ही इतना तेज़ हो जाता है कि इंसानी कान उसे आसानी से बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। होगर खान चांद की पहाड़ी रेंज के उत्तरी तरफ पड़ता है और उसकी गोद में फैला हुआ जंगल जागरवादी की तरह घना, भयानक और खौफनाक नहीं है, बल्कि काफ़ी खुला और खूबसूरत है, जहां सूरज की किरणों को पेड़ों की टहनियों और पत्तों के बीच से रास्ता बनाने का मौका मिल जाता है। और क्योंकि साल में 3 महीने यहाँ लगातार बारिश होती है, इसीलिए यहाँ बहुत से पहाड़ी नाले हैं और बरसात के मौसम में यहाँ बहुत सी नदियाँ भी दिखाई पड़ने लगती हैं, जिन पर कोई पुल नहीं होता है। होगर खान के ठीक नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ है, जिसका नाम होगराली है। इसके नाम से ही पता चलता है कि यह इन पहाड़ियों के नाम से ही निकाला गया शब्द है। होगराली वैसे तो पहाड़ों और जंगलों में फैली हुई दूसरी बस्तियों की तरह ये भी एक बस्ती है, लेकिन इसकी एक ख़ास बात जो इसे दूसरी बस्तियों से अलग करती है, वो एक लाल पत्थरों से बना हुआ प्राचीन मंदिर है। ये गलका के पश्चिमी किनारे पर है और बहुत दूर से ही नज़र आ जाता है। पूजा अर्चना के दिनों में यहाँ बहुत रौनक होती है और आसपास और दूर दूर के गांवों से यहाँ औरतें और बच्चे, जवान और बूढ़े सभी आते हैं और होगराली की रौनक कई गुना बढ़ जाती है।
होगराली के दक्षिण में एक तालाब है जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और ये तालाब पूरे साल गांव वालों को पानी उपलब्ध कराता है। लोग यहीं से पानी भरते हैं और अपने जानवरों को नहलाते धुलाते हैं, कपड़े धोते हैं और स्नान करते हैं। जंगल के अंदर के हिस्सों में कई नदियां और तालाब हैं जहां जंगली जानवर और दरिंदे अपनी प्यास बुझाते हैं। और ऐसा भी होता है कि कभी कभार कोई लेपर्ड या जंगली भैंसा गांव के तालाब पर भटक कर आ जाता है, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि उन्होंने किसी आदमी पर हमला किया हो। यहाँ के जानवर और इंसान अच्छे पड़ोसियों की तरह मेल मिलाप से रहते हैं और एक दूसरे के कामों में विंद नहीं डालते। गांव वालों ने आने जाने के लिए 2 पगडंडियां बनाई हुई हैं। एक पगडंडी तालाब के करीब से और दूसरी होगर खान की पहाड़ी के नीचे से होकर गुजरती है। पहाड़ी के ऊपर चाय के कुछ बाग हैं जिनमें गांव की औरतें काम करती हैं और ये बाग एक ब्रिटिश कंपनी की प्रॉपर्टी हैं। गांव से करीब 3.5 मील दूर एक और बड़ी झील है जिसका नाम मद्दक है। दूसरी पगडंडी मद्दक झील का चक्कर लगाते हुए पहाड़ों की लंबी रेंज में गायब हो जाती है, क्योंकि हमारी इस मुहिम में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनकी वजह से मैं ये सारी बातें विस्तार से बताना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि उन मुश्किलों और परेशानियों को आप अच्छी तरह समझ सकें जो मुहिम के दौरान सामने आईं। मैप पर एक नज़र डालिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि गांव के पश्चिम में जागरवादी, पूरब में होगर खान की चांद जैसी पहाड़ी रेंज, दक्षिण में मद्दक झील और उत्तर में लंगा धाली का बड़ा सा पूरब से पश्चिम की तरफ 50 मील और उत्तर से दक्षिण 30 मील तक जंगल फैला हुआ है। इसी घने जंगल और डरावनी पहाड़ियों में वो आदमखोर रहता था जो 70-80 लोगों की जान ले लेने के बाद भी आज़ादी से घूम रहा था। उसकी खूनी हरकतों को रोकने वाला उस वक्त कोई भी वहाँ नहीं था। इस आदमखोर के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें देहातों में मशहूर थीं। गांव वालों की एक बड़ी तादाद उसे एक बुरी आत्मा समझती थी। कोई कहता था कि ये आदमखोर पहले जागरवादी में रहता था और जब उसे जहरीले सांपों और खून पीने वाली जोकों से परेशानी होने लगी तो वो उस इलाके को छोड़कर पहाड़ों को फलांगता हुआ गांव में आकर बस गया। किसी दूसरे का कहना था कि आदमखोर वास्तव में लिखावाली के इलाके में रहता था, जो होगराली से बहुत दूर पड़ता है। जब गवर्नमेंट ने बदरा नदी पर डैम बनाना शुरू किया और वहाँ हज़ारों मजदूर काम करने लगे तो आदमखोर परेशान हो गया और अपना इलाका छोड़कर किसी नई जगह की तलाश में इधर आ गया। खैर, उसके यहाँ आने के कारण जो भी हों, मगर ये सच था कि वो बहुत निडर, ताकतवर और बहुत ही चालाक दरिंदा था। और हैरत की बात ये थी कि वो एक लंबे वक्त से इंसानों को उठा उठा कर ले जा रहा था, लेकिन किसी ने अभी तक उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। बस सब लोग कयास ही लगा रहे थे और उसकी निर्भीक घटनाओं और इंसानी लाशों के बचे कुचे अंगों को देखकर ही घटना की कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की जाती थी। होगराली में दिखाई देने के बाद आदमखोर का पहला शिकार एक नौजवान नई नवेली दुल्हन पोतमा थी, जो लंबानी कबीले से थी। उस कबीले की ज़्यादातर औरतें चाय के बाग में काम करती हैं। वो जल्दी सुबह अपने घरों से निकलती हैं और चहलकदमी और आपस में बातचीत करते हुए पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती थीं और दिन भर वहां काम करती और शाम ढलने से कुछ पहले गांव में अपने अपने घरों में वापस आ जाती। पोतमा की शादी हुए अभी 10-12 दिन ही हुए थे। गांव की लड़कियों में वो सबसे ज़्यादा हंसमुख और मिलनसार लड़की थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो शाम तक घर नहीं लौटी। उसका पति सोचने लगा कि शायद वो किसी सहेली के यहाँ चली गई होगी और सूर्यास्त होने तक वापस आ जाएगी। मगर जब अंधेरा हो गया और गांव की झोपड़ियों में तेल के दीपक जलने लगे और पोतमा ना आई तो उसके दिल में तरह तरह की शंकाएं और शुबहात जन्म लेने लगे। पोतमा के पति का नाम रमैया था।
रात भर ऐसे ही गुजर गई और फिर सुबह होते ही वो अपनी झोपड़ी से निकला और सीधा उस तरफ गया जहाँ पोतमा काम करती थी। वहाँ उसे बताया गया कि पोतमा सुबह काम करने आई थी और वो शाम को दूसरी औरतों के साथ वापस चली गई। फिर वो कहाँ गई, घर तो नहीं पहुँची। रमैया ने दांत पीसकर बाग की चौकीदारी करने वाले बूढ़े से पूछा। चौकीदार हैरत से उसकी तरफ देखने लगा, फिर बोला, भाई हमें क्या पता कि कहाँ गई, तुम्हारी पत्नी है, तुम जानो। उसने इस तरह कहा कि जैसे वो जानता है कि पोतमा कहाँ गई होगी। रमैया के पूरे शरीर में आग लग गई और वो उसे भला बुरा कहने लगा। इतने में काम करने वाली कुछ लड़कियां वहां आ गईं और उन्होंने सुन लिया कि क्या चल रहा है। सब हैरत और खौफ की नज़रों से रमैया की तरफ देखने लगीं। पोतमा के बारे में वो सब जानती थीं कि वो एक अच्छी लड़की है, क्योंकि रमैया से शादी होने के बाद वो अक्सर उनसे बातें करती तो कहती कि रमैया बहुत अच्छा आदमी है। उनमें एक लड़की ऐसी भी थी जो पोतमा की पक्की सहेली थी। रमैया उसके पास गया और उससे सच बताने पर मजबूर किया। उसने कहा, रमैया भाई, मैं कुछ नहीं जानती कि पोतमा कहाँ गई है। वो कल दोपहर तक हमारे साथ थी, उसके बाद ना जाने कहाँ चली गई। मुझे वह जगह दिखाओ जहाँ पर कल तुम लोग काम कर रही थी। रमैया ने कहा। लड़की उसे बाग के पश्चिमी ढलान की तरफ ले गई और यहाँ पहुँचते ही सारा मामला हल हो गया। उन्होंने वहाँ देखा कि पोतमा की टोकरी एक तरफ पड़ी है और उससे कुछ दूरी पर पत्तों और टहनियों के ढेर पर ऐसे निशान दिखाई दिए जिनसे पता चलता था कि पोतमा कुछ देर के लिए यहाँ लेटी रही है, क्योंकि उसके लंबे लंबे बालों का एक नुचा हुआ गुच्छा वहाँ पड़ा था और उसके कुछ कदम आगे पोतमा की साड़ी के कुछ टुकड़े वहाँ दिखाई दिए। उन पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। रमैया का दिल बैठने लगा, लेकिन उसने अपने को संभाला और आगे बढ़ता गया। करीब वहाँ से आधे फरलांग दूर उसे पोतमा दिखाई दी, मगर इस तरह कि उसकी खोपड़ी एक तरफ पड़ी थी और उसका आधा धड़ यानी एक टांग और दोनों हाथ गायब थे। उसी जगह एक छोटा सा नाला था जिसके ज़रिए बाग में पानी पहुँचाया जाता था और नाले के दोनों तरफ ऊंची ऊंची कांटेदार झाड़ियाँ खड़ी थीं। उसके नरम और रेतीले किनारे पर शेर के पगमार्क दिखाई दिए। इसके अलावा कहीं कहीं लकड़भग्गों के पंजों के निशान भी मौजूद थे, जिससे पता चलता था कि शेर जब अपना पेट भर चुका फिर लकड़भग्गे वहां पर आए और उन्होंने भी अपना पेट भरा। अब इस घटना की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। हर आदमी हैरान और परेशान था कि ये क्या हो गया। होगराली के इलाके में ये पहली घटना थी कि शेर अचानक आकर एक लड़की को मार कर खा गया था। फिर लोग जमा हुए और उन्होंने लाठियाँ, कुल्हाड़ियाँ, भाले और तीर कमान वगैरह संभाले और शेर की तलाश में निकल पड़े, लेकिन उसका कोई पता न चल सका। कई दिनों तक वहाँ सनसनी फैली रही और रमैया पागलों की तरह जंगलों और घाटियों में फिरता रहा। उसे उसकी पत्नी के दुख ने बेहाल कर दिया था और इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए। अब लोग धीरे धीरे उस हादसे को भूलने लगे। अचानक फिर एक लंबानी लड़की गायब हो गई। इस बार उन्होंने उस लड़की के बचे हुए अवशेष मंदक नदी के किनारे पाए। शेर ने खोपड़ी, हाथों और पैरों के अलावा शरीर का सारा मांस खा लिया था। इस घटना के बाद तो जैसे वारदातों का सिलसिला ही चल पड़ा और आदमखोर एक के बाद एक घटनाएं करते हुए ना दिखने वाली शक्ति की तरह गांव वालों पर छा गया। कभी नदी पर, कभी तालाब पर, कभी जंगल में, पहाड़ों पर और कभी मंदिर के पीछे कोई न कोई आदमी या औरत या बच्चा उसके खूनी जबड़ों का शिकार बनता रहा। 50 मील लंबे चौड़े इलाके में आदमखोर राज कर रहा था। चाय के बाग में काम करने वाली औरतें अपना काम छोड़ चुकी थीं और मवेशियों को जंगल में चराने ले जाने वाले लड़के डर के मारे उधर नहीं जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि पानी तो हर हाल में तालाब से ही लाना पड़ता था, लेकिन अब अकेला कोई भी तालाब पर नहीं जाता, बल्कि गांव के आदमी टोलियां बनाकर तालाब पर जाते और अपने मवेशियों को पानी पिलाने के बाद अपनी ज़रूरत का पानी बर्तनों और घड़ों में भरकर ले आते। शाम होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था
और कोई भी आदमी अपनी झोपड़ी से निकलने की हिम्मत ना जुटा पाता। फिर अचानक धीरे धीरे आदमखोर की वारदातें कम होने लगी और फिर ऐसा समय भी आया कि 1 महीने तक कोई नई घटना नहीं हुई। अब गांव वाले भी फिर से जंगल में आने जाने लगे और औरतों ने फिर से बागों में काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने सोचा कि आदमखोर एक बार फिर जागरवादी में चला गया है और हो सकता है उसका परिवार वहां रहता हो और शेर यहां अकेला रहते रहते परेशान हो गया हो। फिर इसी तरह 2 महीने गुजर गए। वहाँ के लोग अब आदमखोर को भूल चुके थे और आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर एक दिन ये खबर वहाँ फैल गई कि एक बकरी चराने वाला लड़का जो बैरूर जा रहा था वो गायब है। बाद में उस लड़के के खून में सने कपड़े और उसके शरीर के बचे कुचे अवशेष पाए गए और इससे पता चला कि आदमखोर दोबारा वहाँ आ गया है। और इसी के साथ घटनाओं पर घटनाएं तेज़ी से शुरू हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि गांव की ज़िंदगी फिर से थम गई। उन्हीं दिनों एक जर्मनी का आदमी भारत के जंगलों में एक अजीब काम पर निकला हुआ था। उस आदमी का काम जंगली दरिंदों और सांपों को पकड़ना था। वो इन जानवरों को एक बड़ी कीमत लेकर यूरोप के चिड़ियाघरों को बेच देता था। शेर, चीते, रीछ, अजगर और कोबरा, सांप, बिच्छू और पानी में रहने वाले बहुत से जानवर जिनमें मगरमच्छ भी शामिल हैं, पकड़ने के लिए वो अक्सर लोकल शिकारियों की सहायता भी लेता था। मेरे बेटे डोनाल्ड से उसकी मुलाकात हुई तो उसने डोनाल्ड से कहा कि उसे मगरमच्छ के कुछ बच्चे चाहिए हैं और इसके बदले में काफ़ी बड़ी रकम मिल सकती है। कावेरी नदी मगरमच्छों का घर था और वैसे भी उस एरिया की सभी नदियों में मगरमच्छों की भरमार थी और इनकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसी वजह से गवर्नमेंट उनको मारने वालों को प्रोत्साहित करती थी। मगरमच्छ की खाल अच्छी कीमत पर बिक जाती थी, इसीलिए शिकारी इनकी खोज में लगे रहते थे। लेकिन मगरमच्छ को बंदूक या राइफल से मारना काफ़ी मुश्किल और महारत का काम था, तो इससे बचने के लिए शिकारियों ने एक आसान तरीका सोचा। उन्होंने लोहे के मुड़े हुए कांटे बनवाए और उनको एक लोहे की जंजीर में फंसाकर उस जंजीर को एक लंबे बांस में बांध देते थे। कांटे में किसी जानवर की खाल या मांस का टुकड़ा फंसाकर उस कांटे को नदी में डाल देते थे और बांस को नदी से कुछ दूरी पर या तो ज़मीन में गाड़ देते थे या फिर किसी पेड़ के साथ बांध दिया जाता था। अब मगरमच्छ जैसे ही मांस की लालच में अपना जबड़ा खोलकर उसे खाने की कोशिश करता, कांटा उसके हलक में फंस जाता। मगरमच्छ परेशान होकर नदी की गहराई में जाने का प्रयास करता, मगर जंजीर उसे ज़्यादा नीचे जाने नहीं देती और फिर वो पानी की सतह पर आ जाता। बार बार की इस कोशिश की वजह से मगरमच्छ का जबड़ा और हलक बुरी तरह जख्मी हो जाते और शरीर का बहुत ज़्यादा खून निकल जाता और वो बेदम होकर पानी के ऊपर तैरने लगता। फिर 2-3 शिकारी मिलकर उसे किनारे पर घसीट लेते और गोलियां मार मार कर उसे मार डालते। कावेरी नदी के किनारे रेतीले गड्ढों में मादा मगरमच्छ अंडे देती हैं और जब उन अंडों से बच्चे निकलने का टाइम आ जाता है तो उन गड्ढों में से बच्चों के बोलने और हलचल करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। डोनाल्ड का कहना था कि नदी के किनारे घूम फिरकर ऐसे अंडों का पता लगाना चाहिए जिनमें से बच्चे निकलने वाले हों। मद्दक से करीब 6 मील दूर पश्चिम में एक और बड़ी झील थी जिसे आनकेली कहते थे। अब डिसाइड हुआ कि उसके किनारों का जायज़ा लिया जाए। इस काम के लिए हमने एक लंबानी गाइड को साथ लिया और आनकेली की तरफ चल दिए। ये लंबानी गाइड बहुत बातूनी आदमी था और वो वहाँ के जंगलों को अच्छी तरह से समझता था। उसने रास्ते में एक आदमखोर के बारे में बातें करके मुझे चौंका दिया। उसने बताया कि हयोग्राली के इलाके में उस आदमखोर ने बड़ा आतंक मचा रखा है और अब तक बहुत से आदमियों को मार चुका है। मैंने पूछा कि क्या उसने उस झील के किनारे भी किसी को मारा है? जी नहीं, इधर के लोग तो अभी सुरक्षित हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही उनकी बारी भी आने वाली है। आदमखोर शेर है या तेंदुआ? मैंने पूछा। लोग कहते हैं कि वो टाइगर है, लेकिन हैरत की बात यह है कि उसे अभी तक किसी ने देखा नहीं है। अलग अलग जगह पर उसने जितने भी आदमियों को मारा है और बाद में भी जो लाशें मिली हैं उससे तो यही पता चलता है कि वो एक टाइगर है।
खैर फिर हमने झील के करीब घूमते हुए लंबानी गाइड से आदमखोर की वारदातों के संबंध में कई किस्से सुने और इनसे अंदाज़ा लगाया कि अगर ये आदमी सच कह रहा है तो फिर उस आदमखोर से दो दो हाथ कर ही लेना चाहिए। मैंने डोनाल्ड से कहा, लानत भेजो मगरमच्छ के बच्चों पर, उन्हें ढूंढने का काम किसी और को दे देते हैं। काफ़ी समय बाद एक आदमखोर के बारे में सुना है तो क्यों ना उससे निपट लिया जाए। डोनाल्ड ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोला, जैसी आपकी इच्छा, मगर हमने उस जर्मन आदमी से जो वादा किया है उसे तो पूरा करना चाहिए। ये भी ठीक बात है, मैंने जवाब दिया। तुम देख रहे हो झील में बड़े बड़े मगरमच्छ मौजूद हैं, मगर उनके अंडे तलाश करने के लिए बहुत ज़्यादा समय और मेहनत की ज़रूरत है, जबकि आदमखोर को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। डोनाल्ड एकदम से हंसने लगा और बोला, डैडी आपका दिल यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि आदमखोर आपके सर पर सवार हो गया है। इसीलिए अच्छा यही है कि मद्दख चला जाए और आदमखोर के बारे में वहाँ के लोगों से सारी जानकारियाँ ली जाएं। मगरमच्छ के बच्चे बाद में पकड़ लेंगे। लंबानी ये बात सुनकर डरा डरा नजर आने लगा और उसने हमें ये इरादा छोड़ देने की सलाह दी, मगर मेरा निर्णय ये था कि अब हम मद्दख जाए बिना नहीं मानेंगे। उसने कहा, साहब अगर रास्ते में नरबच्छी मिल गया तो? यही तो हम चाहते हैं, डोनाल्ड ने राइफल हिलाते हुए कहा। अब चलो, हमें वहाँ शाम होने से पहले ही पहुँच जाना चाहिए। लंबानी गाइड ने आदमखोर की बातें जिस तरह सुनाई थीं उससे यही पता चल रहा था कि आदमखोर बहुत निडर और चालाक है और ये भी हो सकता है कि वो मौका पाकर हम में से किसी को भी उठाकर ले जाए। इसीलिए हम बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। उस लंबानी का दहशत से बुरा हाल था और वो ज़रा सी आहट होने पर दौड़कर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगता। उसके चेहरे पर खौफ के साथ साथ गुस्से के भाव भी दिखाई दे रहे थे और हो सकता था कि वो दिली दिल में हमें भला बुरा भी कह रहा हो। जब हम मद्दख पहुँचे तो हमें जंगल में मवेशियों का एक बहुत बड़ा बाड़ा दिखाई दिया, जिसके बीच में एक लकड़ी की बनी हुई कोठरी में कोई आदमी सो रहा था और बाड़े में इधर उधर खड़ी गाय भैंस जुगाली कर रही थीं। हम लोग बाड़े की दीवार कूदकर उसके अंदर गए तो गाय भैंस हलचल करने लगी, जिसकी वजह से वो सोने वाला आदमी जाग गया और वो ये समझकर कि आदमखोर आ गया है बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा। हमने उसे आवाज़ देकर शांत किया और बाहर आने को कहा। वो हमें देखकर बाहर आ गया और हमारे हाथों में राइफलें देखकर वो समझ गया कि हम शिकारी हैं। खुशी की एक हल्की सी झलक उसके चेहरे पर दिखाई दी और वो भर्राई हुई आवाज़ में बोला, जल्दी से अंदर आ जाइए साहब, मेरे मवेशी आपको देखकर डर रहे हैं। और तुम हमें देखकर डर रहे हो, डोनाल्ड ने हंसकर कहा। क्या तुम्हें आदमखोर के यहाँ आ जाने का डर नहीं है? वो कई बार इस बाड़े के करीब आया है साहब। एक बार तो वो बाड़े के अंदर भी कूद चुका है और उस वक्त जब मेरे जानवरों ने भागना दौड़ना शुरू किया तो वो उन्हें ज़ख्मी करके भाग गया। वो अब तक कितने आदमियों को खा चुका है? मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि सही संख्या तो मालूम नहीं है, मगर अब तक वो 20-25 लोगों को मार चुका है। उनमें से कई औरतें थीं और कई बच्चे थे। क्या यहाँ के लोगों ने उसे मारने की कोई कोशिश नहीं की? साहब मारें तो तब जब वो हमें दिखाई दे। वो तो छलावा है, छलावा। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। उस चरवाहे ने 2-3 घटनाएं सुनाई और बताया कि आदमखोर की वजह से वहाँ रहने वालों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है और अगर उसको मारा ना गया तो एक दिन ये सारा इलाका यहाँ रहने वालों से खाली हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि मुतली आजकल कहाँ है? मैंने उससे पूछा। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा और बोला, आप उसे जानते हैं? हाँ, वो मेरा पुराना दोस्त है और मैंने उससे होगराली के पास 1 एकड़ ज़मीन भी खरीदी थी। मुतली सही में मेरा पुराना दोस्त था और कई शिकारी मुहिम में वो मेरी सहायता भी कर चुका था। वो अपने गांव का पटेल होने के साथ साथ काफ़ी मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन उतना ही अंधविश्वासी और डरपोक भी था। गांव वाले उसकी हर बात मानते थे और शादी ब्याह दुख दर्द के मामले उसके शामिल हुए बिना पूरे नहीं होते थे। मैं भी मुतली का सेवक हूँ साहब। ये गाय भैंस उसी के हैं। वो इस वक्त होगराली में अपने घर पर मिलेगा।
अगर आप वहाँ जाना चाहें तो सुबह जाइएगा और मैं भी आपके साथ चलूँगा। फिर वो रात हमने उसी झोपड़ी में काटी। डोनाल्ड तो फ़ौरन मज़े से सो गया, मगर इस बातूनी चरवाहे और लंबानी गाइड ने मेरी नींद खराब कर दी। चरवाहे का संबंध भी लंबानी कबीले से था और वो दोनों ना जाने कब तक बातें करते रहे। सुबह जब हम मुतली के घर पहुँचे तो वो बरामदे में खटिया पर पड़ा बेखबर सो रहा था। मैंने उसे झंझोड़ा तो वो हड़बड़ा कर उठा और मुझे वहाँ देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ पल उसकी यही हालत रही, फिर चिल्लाया, आप कब आए? आपका सामान कहाँ है? मैं खुद आपके पास आने वाला था। मैंने कहा, मुझे सब कुछ मालूम है और इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं उसकी बात काट कर बोला, अब तुम हमारे लिए खाना तैयार करवाओ और 2-4 चारपाइयाँ बाहर निकाल दो। हम बाप बेटा ज़रा आराम करेंगे। हालांकि हम होगराली में कई बार आ चुके थे और गांव के ज़्यादातर छोटे बड़े हमें पहचानते थे, लेकिन इस बार जिस तरह उन्होंने हमारा स्वागत किया और ख़ातिरदारी की वो अभूतपूर्व था। और जब मुतली ने उन्हें बताया कि हम आदमखोर को मारने आए हैं तो उन लोगों की खुशी देखते ही बनती थी। और फिर गांव में चहल पहल शुरू हो गई, लेकिन ये रौनक सूर्यास्त होते ही गायब हो गई। वहाँ के लोगों ने अपनी झोपड़ियों और कच्चे मकानों के दरवाजे बंद कर लिए और चारों तरफ खामोशी और अंधेरा पसर गया, जिसे कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें तोड़ रही थीं। मुतली हमारी खातिरदारी में लगा हुआ था। उसने दिन का खाना खिलाया और 2 बार चाय पिलाई और फिर रात के खाने की तैयारियां करने लगा। जब रात हो गई तो भुने हुए मुर्गे, उबले हुए आलू और गेहूं की ताज़ा मक्खन चुपड़ी रोटियां पेट भरकर खाने के बाद जब हम अपनी अपनी जगह वापस पहुँचे और आराम से बैठकर तंबाकू पीने लगे तो बातचीत का सिलसिला चल पड़ा और बात आदमखोर की तरफ घूम गई। मुतली ने उसके बारे में जो जानकारियां दी उन्हें मैं शुरू में ही बता चुका हूं। मुतली का कहना था क्योंकि आदमखोर 1500 स्क्वायर मील के बड़े से इलाके में एक्टिव है, इसीलिए उसके किसी परमानेंट ठिकाने का अभी तक पता नहीं चल सका है। इसी कारण से उसे मार पाना बहुत मुश्किल काम है, या यूं कहें कि लगभग असंभव है कि उसे मारा जा सके। वहाँ का कोई भी आदमी यकीन से ये नहीं कह सकता था कि आदमखोर कब और कहाँ अपना अगला शिकार करेगा। वो एक शिकार कर लेने के बाद काफ़ी दिनों तक, 2 हफ्ते और कभी 1 महीना तक गायब रहता और इस बीच वो कोई नई वारदात नहीं करता। वहाँ के लोकल शिकारियों ने उसे मारने के लिए जंगल में कई बार हाका लगवाया और छोटे मोटे जानवर भी पेड़ों से बांधे, लेकिन नरबक्षी किसी के झांसे में नहीं आया। उस आदमखोर के अलावा भी जंगल में बहुत से टाइगर और लेपर्ड रहते हैं और अगर आदमखोर को मारने की कोशिश के बीच कोई और शेर मारा जाता है तो कैसे पता चलेगा कि वो आदमखोर ही होगा। मुतली की बातें दमदार थीं और मैं और डोनाल्ड सोच में पड़े हुए थे और ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस काम को कहाँ से और किस तरह शुरू करें। फिर आखिर मुतली ने ही मुझे रास्ता दिखाया और बोला, मेरा ख्याल है आपको होगराली में ही ठहरना चाहिए। मैं अपने पड़ोस का एक मकान खाली करवा देता हूँ। गांव के लोगों और मुतली के कहने पर हमें वहीं रुकना पड़ा। जो घर हमें रहने के लिए दिया गया उसमें एक कच्चा बना हुआ कमरा और एक बरामदा था। गर्मी का मौसम था तो सूरज सुबह से ही आग बरसाने लगता और रात को मच्छरों की सेना हमें घेर लेती। मगर गांव वालों को आदमखोर से छुटकारा दिलाने के लिए हमने सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन उन परेशानियों के साथ साथ अगर उन राहतों के बारे में ना बताया जाए जो बस्ती के लोगों और मुतली ने हमें पहुंचाई तो ये अन्याय होगा। घी, मक्खन, दूध, पनीर, अंडे और चाय सुबह, दोपहर, शाम खिला खिला कर उन्होंने हमारी हालत ख़राब कर दी। मैंने कई बार मुतली से कहा कि भाई मुझे मेहमान ना समझो और मुझे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद ख़रीदने दो, लेकिन वो नहीं माना और कहने लगा कि जब तक आप होगराली में हैं मैं आपको अपना मेहमान ही समझूंगा। इस बीच आदमखोर के बारे में हमें कोई नई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। चाय के बागों में काम बंद पड़ा था और कोई भी आदमी अकेला दुकाला
गांव से बाहर नहीं जाता था और जैसे ही शाम होती घरों और झोपड़ियों के दरवाजे बंद कर लिए जाते। आसपास के पहाड़ों की वजह से रात में गर्मी तो ज़्यादा नहीं होती थी, मगर गांव वाले तो घरों के बाहर सोने के आदी थे। बस शेर के खौफ से घरों में सो रहे थे। सिर्फ मैं और डोनाल्ड ही बाहर बरामदे में सोया करते थे और हमारा तरीक़ा ये था कि एक रात डोनाल्ड सोता और मैं पहरा देता और दूसरी रात मैं सोता तो डोनाल्ड हाथों में राइफ़ल लिए गांव की गश्त करता। हमने ये सोचा था कि देर सवेर आदमखोर उधर आएगा और हम उसको अब निपटा देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि गांव में खुसुर-फुसुर होने लगी कि हम भी आदमखोर से डर गए हैं और इसीलिए हम गांव से निकलकर जंगल में उसे नहीं तलाश करते। गांव वाले ये चाहते थे कि आदमखोर का खात्मा हो जाए ताकि वो अपने काम काज पर फिर से जा सकें और गांव की थम चुकी ज़िंदगी दोबारा शुरू हो जाए। हमें उनकी समस्या का अच्छी तरह पता था, लेकिन आदमखोर जब तक कोई घटना नहीं करता तब तक हमें भला उसके ठिकाने और रहने की जगह का कैसे पता चल सकता था। 1500 मील के बड़े चौड़े इस गुंजान इलाके में उसे तलाश करना लगभग नामुमकिन था। इसी तरह 5 दिन गुजर गए। 5वें दिन डोनाल्ड ने बहुत उकताई हुई आवाज़ में हमसे कहा, डैडी, गांव वालों की ये चुभती हुई नज़रें अब मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर हैं। अगर हम शेर की तलाश जंगल में नहीं कर रहे हैं तो यहाँ बैठकर रोटियाँ तोड़ने से क्या फ़ायदा है। आप उन लोगों को बता दीजिए कि आपका आदमखोर के संबंध में क्या प्रोग्राम है। उसके मुंह से ये बातें सुनकर मैंने कहा, तुम अपने पिता को बुज़दिल समझ रहे हो, जो अब तक 70 शेर मार चुका है और उनमें से 50 तो आदमखोर थे। मैंने हंसकर जवाब दिया, तुम अभी जवान हो बेटे और तुम्हारी नसों में गर्म खून दौड़ रहा है, लेकिन अभी तक तुम्हारा वास्ता किसी आदमखोर से नहीं पड़ा है, इसीलिए इस काम को तुम बहुत आसान समझते हो। मैं जानता हूँ कि आदमखोर को तलाश करने और उसे मारने में शिकारी को कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं और कैसे कैसे जानलेवा हालात का सामना करना पड़ता है। और सच कहूँ तो मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ही परेशान हूँ। मेरी वजह से? वो कैसे डैडी? डोनाल्ड ने हैरत से पूछा। इसलिए कि तुम बहुत जल्दीबाज और बेसब्रे हो। शेर के शिकार और स्पेशली आदमखोर से संघर्ष में जिस सुकून और धैर्य की ज़रूरत है वो तुम्हारे आसपास भी नहीं है, और मुझे डर है कि अगर तुम इस तरह मेरे मुहिम में मेरे साथ रहे तो कोई ना कोई हादसा ज़रूर हो जाएगा। मेरे ख्याल से यह पहला मौका था जब मैं उसकी खामियों को खुलकर बता रहा था। उस समय उसकी उम्र का 16वां साल ही शुरू हुआ था। डील डॉल शारीरिक ताकत और बहादुरी में वो किसी भी मंझे हुए शिकारी से कम नहीं था। जंगली जानवरों के रहन सहन और आदतों को वो अच्छी तरह समझता था, और इसकी वजह यह थी कि वो भारत के घने जंगलों को देखता हुआ ही बड़ा हुआ था, इसीलिए जंगल से उसका लगाव स्वाभाविक था। वो अभी तक 12 रीछों, बहुत से सांभरों, एक जंगली भैंसे और 2 छोटे तेंदुओं को मार चुका था। 1-2 बार उसे मेरे साथ भी शिकार की मुहिमों पर जाने का अवसर मिला और मैंने उससे शेर पर गोली चलवाई, लेकिन उसका हाथ बहक जाता, शायद इसीलिए कि उस पर शेर की दहशत छा जाती थी। अब आप ही सोचिए कि इस अनाड़ी ना तजुर्बेकार के साथ एक मंझे हुए आदमखोर से मुकाबला करना मूर्खता नहीं तो और क्या होता। इसीलिए मैं उसे साथ ले जाते हुए हिचकिचाता था। डैडी, अगर आप मुझे इतना ही बुज़दिल और बेवकूफ़ समझते हैं तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा, उसने दुखी मन से कहा। तुम मेरी बातों का मतलब गलत समझे हो मेरे बच्चे। मेरा इरादा तुम्हारे हौसले को तोड़ने का नहीं था, बल्कि मैं उसे और मजबूत करना चाहता था। तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, लेकिन वादा करो कि मैं जो कहूँगा तुम वही करोगे। वादा रहा, डोनाल्ड ने कहा और मुझसे लिपट गया। उस दिन रात का खाना हमने जल्दी खा लिया और मुतली को बताया कि हम आदमखोर की तलाश में जा रहे हैं और रात भर जंगल में ही घूमेंगे। संभव है वापस आने में कई दिन लग जाएं, इसीलिए वो हमारे लिए परेशान ना हो और गांव वालों को भी सावधान कर दे कि हमारे वापस आने से पहले कोई भी आदमी जंगल में या नदी के किनारे ना जाए।
और अगर इस बीच नरबक्षी कोई वारदात कर दे तो लाश वहाँ से ना हटाई जाए। मेरे लिए बैलगाड़ी तैयार थी। हम उस पर सवार हो गए और बैरूर की तरफ चल दिए। प्लान ये था कि नहर के किनारे किनारे चलते हुए हम मद्दक झील तक जाएंगे। ये दूरी लगभग 10 मील की थी। उसके बाद एक आध घंटा वहाँ आराम करके सुबह तक बैरूर स्टेशन पहुँच जाएंगे। जंगल में डरावना सन्नाटा फैला हुआ था और वहाँ के जानवर और पंछी सब खामोश थे, जैसे किसी अनजानी घटना का गम मना रहे हों। हमारी बैलगाड़ी एक संकरी पगडंडी पर चल रही थी जिसमें जगह जगह गड्ढे थे। हालांकि ताकतवर टार्चें हमारे पास थीं, लेकिन उन्हें जलाने की ज़रूरत नहीं थी। रात के ठीक 7:30 बजे नारियल के पेड़ों के ऊंचे ऊंचे झुरमुट के पीछे से चांद ने अपना चेहरा दिखाया। उसकी रोशनी पेड़ की टहनियों और पत्तों से छन छन कर आ रही थी। जंगल की ये रात इतनी खूबसूरत और जादुई थी कि हम उसके जलवे में खो गए और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी अनोखी तिस्लमी दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां अंधेरे और रोशनी, सुकून और शांति का राज है। ऐसी जगह जहां कोई नहीं रहता। फिर अचानक हमारी गाड़ी एक गहरे गड्ढे के ऊपर से गुजरी और ऐसा ज़ोर का झटका लगा कि डोनाल्ड उछलकर नीचे जा गिरा। मैंने जल्दी से बैलगाड़ी रोकी और डोनाल्ड को उठाया। उसे कोई ख़ास चोट नहीं आई थी। वो कहने लगा, मुझे इस नज़ारे ने लापरवाह कर दिया था। इतना कहकर वो कपड़े झाड़ने लगा और फिर उसने झुककर अपनी राइफ़ल उठाई और तभी मैंने देखा कि लंबी लंबी घासों के पास किसी जानवर के पंजों के उभरे हुए निशान नज़र आ रहे हैं। मैंने निशानों पर टॉर्च की रोशनी फेंकी तो पता चला कि अभी कुछ ही देर पहले कोई तेंदुआ उधर से गुज़रा है। तो दोस्तों, ये स्टोरी का एक पार्ट यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया। क्योंकि स्टोरी लंबी है इसलिए इसे मैं कम से कम 3 पार्ट में कंप्लीट करूँगा और आशा ये करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और रिक्वेस्ट आपसे ये करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि यह सिलसिला हमेशा चलता रहे और आप लोगों को मेरी स्टोरी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो को शेयर करिए, इस पर कमेंट्स करिए, इसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दिए। आपसे फिर मुलाकात होगी इस स्टोरी के दूसरे पार्ट के साथ। तब तक आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। जय भारत, जय हिंद।